डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर वाफियत से होंगे। तो आज के दिन हम डिस्कस करेंगे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस अगर हम नाम से देखें तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस यानी कि प्रोग्राम लिखने की या प्रोग्राम्स की जो लैंग्वेजेस होती हैं, प्रोग्राम की जो ज़ुबान होती है, उनको हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस कहते हैं। तो सबसे पहले हम लो लेवल लैंग्वेजेस को देखेंगे, जिसमें हमारे पास मशीन लैंग्वेज आ जाएगी और असेंबली लैंग्वेज आ जाएगी। फिर हम हाई लेवल लैंग्वेजेस देखेंगे, जिसकी तीन कैटेगरीज हैं। या तो वो प्रोसीजरल लैंग्वेज होती है, या तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती हैं, और या फिर नॉन प्रोसीजरल लैंग्वेजेस होती हैं। ठीक है, इन सभी चीज़ों को हम डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। तो चलिए आइए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास आती है प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती क्या हैं? नाम से तो हमें पता चल गया कि प्रोग्राम्स की जो लैंग्वेज है वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ठीक है, तो अ सेट ऑफ वर्ड्स, अल्फाज का मजमूआ, सिंबल्स सिंबल्स का मजमूआ, एंड कोड्स और कुछ कोड्स का मजमूआ यूज्ड टू राइट प्रोग्राम्स इज़ कॉल्ड प्रोग्राम लैंग्वेज। जो कि प्रोग्राम लिखने के लिए यूज़ होता है उसको हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहते हैं। एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ कि अगर आप उर्दू लैंग्वेज की बात करें तो उर्दू लैंग्वेज क्या है? उर्दू लैंग्वेज में भी कुछ हरूफ तहज्जी हैं, अलीफ बे पे टे से, ये वाली। अगर अरबी की बात करें तो अरबी में भी हमारे पास आ जाते हैं अलीफ बा ता हा, ये चीज़ें आ जाती हैं। इसी तरह अगर हम इंग्लिश लैंग्वेज की बात करें तो उसमें क्या आती है? ए बी सी आ जाती है, ए बी सी, छोटी बड़ी ए बी सी। ठीक है ना। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या है? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी इसी तरह है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में क्या होगा? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में वर्ड्स होते हैं, सिंबल्स होते हैं और कुछ कोड्स होते हैं। अगर हम उर्दू लैंग्वेज की बात करें इसमें अलिफ-बे होती है, और अगर हम इंग्लिश लैंग्वेज की बात करें इसमें एबीसी होती है। अगर हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात करें तो ये हमारे पास वो चीज़ें होती हैं जो कि एक कीबोर्ड के ऊपर लिखी होती हैं। यानी कि जो भी चीज़ें आपको कीबोर्ड पे नज़र आ रही होती हैं, जो भी बटन आपके कीबोर्ड के ऊपर होते हैं, वो सारे प्रोग्राम लैंग्वेज में यूज़ होते हैं। ठीक है, तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या है? इसके हरूफी तहज्जी क्या होते हैं? इसमें हमारे पास वर्ड्स आते हैं, कुछ सिंबल्स आते हैं, कुछ कोड्स आते हैं, जो कि प्रोग्राम लिखने के लिए यूज़ होते हैं। इनको प्रोग्राम लैंग्वेज कहा जाता है। जैसे मैंने इंग्लिश में कोई नाम लिखना है, ठीक है, नाम क्या लिखना है? मैंने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ही लिखना है, तो मैंने पी आर ओ जी आर ये सारे लेटर्स का यूज़ किया, और ये लेटर क्या है? ये लेटर ही लैंग्वेज होती है। इसी तरह प्रोग्राम लिखने के लिए मैं जो भी वर्ड्स, सिंबल्स और कोड्स का यूज़ करूँगा वही हमारे पास प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ठीक है, तो नेक्स्ट आइए हम देखते हैं। नेक्स्ट आ गया डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आर अवेलेबल फॉर राइटिंग डिफरेंट प्रोग्राम्स। डिफरेंट प्रोग्राम्स लिखने के लिए डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस यूज़ होती हैं। ठीक है, और हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में या तो वर्ड्स हुआ करेंगे या सिंबल्स या कोड्स। ठीक है, अगर मुझे एक ये वाला प्रोग्राम लिखना है तो इसके लिए किसी और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को यूज़ करना होगा। अगर ये लिखना है तो इसके लिए भी वही प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज़ करूँगा। लेकिन अगर उसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखना ये डिफ़िकल्ट है तो फिर उसके लिए कोई और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होगी। तो डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोग्राम्स लिखने के लिए यूज़ की जाती हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास आ गया सम लैंग्वेजेस आर स्पेशली यूज फॉर राइटिंग बिजनेस प्रोग्राम्स। कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती हैं ख़ास तौर पर बिजनेस प्रोग्राम्स बनाने के लिए इस्तेमाल की जाती हैं, और कुछ साइंटिफिक प्रोग्राम्स बनाने के लिए। देखें कि अगर मैंने अपनी क्लास का होमवर्क लिखना है तो उसके लिए मैं एक अलहदा सॉफ्टवेयर बना दूंगा। ठीक है, या मैंने क्लास वर्क लिखना है उसके लिए एक अलहदा सॉफ्टवेयर बना दूंगा। ट्यूशन का वर्क लिखना है, एकेडमी का वर्क, उसके लिए एक अलहदा प्रोग्राम। इसी तरह स्पेशली प्रोग्राम्स बिजनेस के लिए लिखने के लिए स्पेशल लैंग्वेजेस होती हैं, साइंटिफिक प्रोग्राम्स के लिए अलहदा लैंग्वेजेस होती हैं। और अगर आपने कोई लैंग्वेज यूज़ करनी है, प्रोग्राम्स लिखने हैं, कॉमन स्टूडेंट ने लिखने हैं, ठीक है, किसी कॉमन आदमी ने लिखने हैं, तो उनके लिए अलहदा प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती हैं।
लेकिन बिज़नेस प्रोग्राम और साइंटिफिक प्रोग्राम जो कि ख़ास काम होते हैं, इनके लिए ख़ास लैंग्वेजेस बनाई जाती हैं जो कि हर किसी को चलानी नहीं आती, ठीक है, और इनको सीखना भी ज़रा मुश्किल होता है। नेक्स्ट हमारे पास आया देयर आर टू टाइप्स ऑफ कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। दो तरह की कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती है, या लो लेवल लैंग्वेज या हाई लेवल लैंग्वेजेस। सबसे पहले हम बात करते हैं लो लेवल लैंग्वेजेस पे। एंड दीज लैंग्वेजेस आर नियर टू कंप्यूटर हार्डवेयर। ये ऐसी लैंग्वेजेस होती हैं जो कि कंप्यूटर हार्डवेयर के नज़दीक होती है। एंड फार फ्राम ह्यूमन लैंग्वेज, और इंसानों की लैंग्वेज के दूर होती है। पहले हम एक डायग्राम समझ लेते हैं, इससे हमें सारी समझ आ जाएगी। ये हमारे पास ह्यूमन है, क्या है ये हमारे पास, अगर आपको एग्जांपल दूँ यहाँ पे, तो ये हमारे पास एक ह्यूमन है, ठीक है, और ये हमारे पास एक कंप्यूटर हार्डवेयर है, या इसको आप मशीन कह लें। ये मशीन है, ये हमारे पास आ गया ह्यूमन, ठीक है। ह्यूमन की अपनी कोई ना कोई लैंग्वेज होगी जिसको हम ह्यूमन लैंग्वेज कहते हैं। मशीन की अपनी कोई ना कोई लैंग्वेज होगी जिसको हम मशीन लैंग्वेज कहते हैं, ठीक है। अगर ह्यूमन ने यानी कि इंसानों ने मशीन के साथ राबता करना है, मशीन से बात करनी है, मशीन से काम करवाने हैं, तो ह्यूमन को इसके साथ कम्युनिकेट करवाना होगा, ठीक है। और दो चीज़ें हमेशा किसी न किसी लैंग्वेज की बेस पे एक दूसरे से कम्युनिकेट करती है, ठीक है। तो इनके दरमियान किसी न किसी लैंग्वेज का यूज़ किया जाएगा, किसी न किसी लैंग्वेज का यूज़ किया जाएगा। ह्यूमन की जो अपनी लैंग्वेज होगी उसको ह्यूमन लैंग्वेज कहते हैं, मशीन की जो अपनी लैंग्वेज होगी उसको मशीन लैंग्वेज कहते हैं। और ह्यूमन और मशीन में इंटरेक्शन करवाने के लिए, कम्युनिकेट करवाने के लिए हम मज़ीद लैंग्वेजेस का यूज़ करते हैं। अगर वो लैंग्वेज मशीन के करीब हो, देखें ना कि अगर वो लैंग्वेज यहाँ पे लाई करती है यानी कि मशीन के नज़दीक है, और ह्यूमन से देखें कितनी ज़्यादा दूर है, ठीक है, तो ऐसी लैंग्वेजेस को हम लो लेवल लैंग्वेजेस कहते हैं, ठीक है। ऐसी लैंग्वेज जो कि मशीन के नज़दीक हो और ह्यूमन से दूर हो, ऐसी लैंग्वेजेस को हम लो लेवल लैंग्वेज कहते हैं। और ऐसी लैंग्वेजेस जो कि ह्यूमन के नज़दीक हो, इंसानों के करीब हो, लेकिन कंप्यूटर से दूर हो, ऐसी लैंग्वेजेस को हम हाई लेवल लैंग्वेज कहते हैं। सही, तो देखें यही लिखा हुआ था लो लेवल लैंग्वेजेस क्या है, दीज लैंग्वेजेस, ये लैंग्वेज आर नियर टू कंप्यूटर हार्डवेयर, कंप्यूटर हार्डवेयर के नज़दीक होती है, एंड फार फ्राम ह्यूमन लैंग्वेजेस, और इंसानों की लैंग्वेज के दूर होती है, ठीक है। तो इसके अलावा मज़ीद बातें ये कि जो मशीन के नज़दीक होगी, मशीन के लिए अंडरस्टैंड करना इजी होगा, लेकिन ह्यूमन के लिए अंडरस्टैंड करना डिफ़िकल्ट होगा। और जो ह्यूमन के नज़दीक होगी वो ह्यूमन के लिए अंडरस्टैंड करना इजी होगा, लेकिन मशीन को वो बातें समझानी ज़रा मुश्किल होंगी, ठीक है। तो अब मशीन और अब हाई और लो लेवल लैंग्वेज के बारे में आपको पता चल गया है। अब इसके बारे में हम थ्योरी पढ़ते हैं और कंसेप्ट सीखते हैं। कंप्यूटर कैन अंडरस्टैंड दीज लैंग्वेजेस ईजीली। कंप्यूटर जो है इसको ईजीली अंडरस्टैंड कर लेता है, क्योंकि ये कंप्यूटर के नियर होती है, कंप्यूटर के करीब होती है, ठीक है। राइटिंग अ प्रोग्राम इन लो लेवल लैंग्वेज रिक्वायर्ड अ डीप नॉलेज ऑफ द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ कंप्यूटर हार्डवेयर। अब लो लेवल लैंग्वेजेस में काम करते हुए हमें हार्डवेयर के बारे में डीप नॉलेज पता होना चाहिए। लो लेवल लैंग्वेज कंप्यूटर डायरेक्टली अंडरस्टैंड कर लेता है और डायरेक्टली इस पे काम कर लेता है। तो हम जो भी चीज़ें कंप्यूटर को सिखाएंगे उसके लिए किसी ट्रांसलेटर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, कंप्यूटर इसको डायरेक्टली अंडरस्टैंड कर लेगा। किसी भी ट्रांसलेटर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, कंप्यूटर इसको डायरेक्टली अंडरस्टैंड कर लेगा। अगर कोई प्रोग्राम में एरर होगी तो वो एरर भी डायरेक्टली हमारे कंप्यूटर पे चल जाएगा, ठीक है। तो इस तरह ये हमारे मशीन को ज़्यादा नुकसान पहुंचा सकता है, क्योंकि इसमें कोई भी एरर निकल के नहीं आते, बल्कि वो भी डायरेक्टली मशीन के ऊपर चल जाते हैं, क्योंकि कंप्यूटर इसको डायरेक्टली अंडरस्टैंड कर लेता है। तो इस लैंग्वेज में प्रोग्राम लिखने के लिए हमें डीप नॉलेज चाहिए, हार्डवेयर का डीप नॉलेज चाहिए, यानी कि इसके रजिस्टर रैम ये सारा पता होना चाहिए लो लेवल लैंग्वेज में काम करते हुए। टू लो लेवल लैंग्वेज आर मशीन लैंग्वेज एंड असेंबली लैंग्वेज।
दो लो लेवल लैंग्वेजेस हमारे पास मशीन लैंग्वेज और असेंबली लैंग्वेजेस है। सबसे पहले हमारे पास आती है मशीन लैंग्वेज। ठीक है, मशीन लैंग्वेज यानी कि ऐसी लैंग्वेज जो कि मशीन की लैंग्वेज है उसे हम मशीन लैंग्वेज कहते हैं। अ टाइप ऑफ लैंग्वेज, लैंग्वेज की एक टाइप इन विच इंस्ट्रक्शंस आर रिटन इन बाइनरी फॉर्म। लैंग्वेज की एक टाइप जिसकी इंस्ट्रक्शन बाइनरी फॉर्म में लिखी जाती है। बाइनरी कहते हैं दो, बाइनरी दो, बाई कहते हैं दो को, बाइनरी यानी कि 1 और 0। ऐसी लैंग्वेज जिसकी इंस्ट्रक्शन 0 1 या 1 0 के फॉर्म में लिखी जाती है उस लैंग्वेज को हम मशीन लैंग्वेज कहते हैं। मशीन बनाई थी ना हमने, वो मशीन जो है वो सारी की सारी बिजली पे चलती है। तो बिजली में स्विचेस होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी स्विचेस होते हैं, या तो स्विच ऑफ होगा या तो 1, यानी कि ये मशीन 1 0 की फॉर्म पे चलेगी। तो मशीन की लैंग्वेज 1 0 की फॉर्म की होती है, और ऐसी लैंग्वेज जिसकी इंस्ट्रक्शन 0 1 की फॉर्म हो उसे हम मशीन लैंग्वेज कहते हैं। दिस इज़ द ओनली लैंग्वेज डैट इज़ डायरेक्टली अंडरस्टूड बाय द कंप्यूटर। ये मशीन की ऐसी लैंग्वेज होती है, ये एक ऐसी लैंग्वेज होती है जिसको मशीन जो है वो डायरेक्टली अंडरस्टैंड कर लेती है, कंप्यूटर इसको डायरेक्टली अंडरस्टैंड कर लेता है, और सिर्फ ये एक ही लैंग्वेज है जिसे कंप्यूटर डायरेक्टली अंडरस्टैंड कर लेता है। इट इज़ द फंडामेंटल लैंग्वेज ऑफ कंप्यूटर, ये कंप्यूटर की बुनियादी ज़बान है। प्रोग्राम्स रिटन इन मशीन लैंग्वेज कैन बी एग्जीक्यूटेड वेरी फास्ट बाय द कंप्यूटर। अब कंप्यूटर की अपनी ज़बान है, तो 0 1 के फॉर्म में हम जो भी इससे इंस्ट्रक्शन देंगे इसने फौरी उसको समझ लेना है, डायरेक्टली अंडरस्टैंड कर लेना है। तो बहुत स्पीड के साथ कंप्यूटर इस इंस्ट्रक्शंस को, इन प्रोग्राम्स को एग्जीक्यूट करता है। प्रोग्राम्स रिटन इन मशीन लैंग्वेज आर मशीन डिपेंडेंट। हर एक मशीन की अपनी लैंग्वेज होती है, हर एक मशीन की अपनी लैंग्वेज होती बाइनरी ही है, लेकिन यहाँ पे बताया गया ना कि मशीन डिपेंडेंट है, यानी कि हर एक मशीन जो है उसका हार्डवेयर अलग होता है। तो हर एक हार्डवेयर के हिसाब से हर एक मशीन लैंग्वेज की जो बाइनरी लैंग्वेज है वो अलग-अलग होगी। अगर आपने एक मशीन पर प्रोग्राम लिखा है बाइनरी में, दूसरी मशीन पर आप चलाएंगे तो नहीं चलेगा। ये मशीन पे डिपेंड करता है कि आपने किस मशीन पर, किस कंप्यूटर पर आपने प्रोग्राम लिखे हैं। ठीक है, तो प्रोग्राम जो कि मशीन लैंग्वेज में लिखे जाते हैं ये मशीन पे डिपेंड करते हैं कि किस मशीन पे लिखे गए हैं। एक मशीन पे लिखे जाने वाला प्रोग्राम आप दूसरी मशीन पे, दूसरे कंप्यूटर पे जाके नहीं चला सकते। ठीक है, ये मशीन लैंग्वेज में होता है। एवरी कंप्यूटर हैज़ इट्स ओन मशीन लैंग्वेज। देखें वही बात जो आपको बताई कि हर एक कंप्यूटर की अपनी मशीन लैंग्वेज होती है। मशीन लैंग्वेज इज़ डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड। अब कंप्यूटर की, मशीन की ये अपनी लैंग्वेज है, मशीन इसको डायरेक्टली अंडरस्टैंड कर लेगी, लेकिन ये लैंग्वेज जो है ये इंसानों के लिए डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड होगी। वहाँ पे आपको डायग्राम बना के दिखाई थी ना कि ये हमारे पास एक ह्यूमन है, ठीक है, ये हमारे पास मशीन है, मशीन है। तो मशीन के पास जो भी लैंग्वेजेस होंगी वो ह्यूमन से दूर होंगी। तो जो है ही मशीन की लैंग्वेज तो वो ह्यूमन से कितनी ज़्यादा दूर है, तो इसको अंडरस्टैंड करना इंसानों के लिए बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। नेक्स्ट आ गया राइटिंग एंड मॉडिफाइंग प्रोग्राम इन मशीन लैंग्वेज टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम। जब चीज़ों को अंडरस्टैंड करना ही मुश्किल है तो इनके प्रोग्राम्स को मॉडिफाई, उसमें तब्दीली करनी, कर तो लेगा बंदा लेकिन बहुत ज़्यादा टाइम लेके जाता है। ठीक है, बहुत ज़्यादा टाइम लगता है चीज़ों को ठीक करने में। मशीन लैंग्वेज इज आल्सो नोन एज फर्स्ट जनरेशन लैंग्वेज। मशीन लैंग्वेज को हम फर्स्ट जनरेशन लैंग्वेज भी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास लो लेवल लैंग्वेज दूसरी टाइप आ गई, यानी कि ऐसी लैंग्वेज जो कि कंप्यूटर के नज़दीक होगी और इंसानों से दूर। उस लैंग्वेज को हम असेंबली लैंग्वेज भी कहते हैं। असेंबली लैंग्वेज इज़ अ लो लेवल लैंग्वेज। ये लो लेवल लैंग्वेज है, यानी कि कंप्यूटर के नज़दीक और इंसानों से दूर है। इट इज़ वन स्टेप हायर दैन द मशीन लैंग्वेज। ठीक है, ये अगर हमारे पास मशीन है, ये अगर हमारे पास एक मशीन है, ये हमारे पास अगर एक ह्यूमन है, इंसान है, तो इनके दरमियान लैंग्वेज कोई ना कोई यूज़ होगी। ये जो मशीन की लैंग्वेज है इसे मशीन लैंग्वेज कहते हैं, और इसके बिल्कुल जो पास है ना, एक स्टेप हायर जो है, इसको हम कहते हैं असेंबली लैंग्वेज। ठीक है, इट इज़ वन स्टेप हायर दैन द मशीन लैंग्वेज। ये मशीन लैंग्वेज से एक आगे वाला स्टेप है। इन असेंबली लैंग्वेज, असेंबली लैंग्वेज में सिम्बल्स आर यूज्ड इंस्टेड ऑफ बाइनरी कोड।
मशीन लैंग्वेज में हमारे पास बाइनरी कोड यूज़ होता था, 0 1 यूज़ होता था, लेकिन यहाँ पे बाइनरी कोड नहीं यूज़ होता, इसकी जगह पे सिंबल्स यूज़ होते हैं, और वो स्पेशल सिंबल्स होते हैं जिनको हम निमोनिक्स का नाम देते हैं। दी सिंबल्स आर कॉल्ड निमोनिक्स, इनको हम निमोनिक्स का नाम देते हैं। निमोनिक्स क्या है? छोटी सी एग्जांपल, फॉर एग्जांपल सब, अगर हम सब लिखेंगे तो इसका मतलब है दो नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करवाना। अगर हम ऐड लिखेंगे तो इसका मतलब होगा दो नंबर्स को ऐड करवाना, एडिशन करना। अगर हम मल लिखेंगे तो इसका मतलब है दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करवाना, और अगर हम डिव लिखेंगे तो इसका मतलब है दो नंबर्स को डिवाइड करवाना। तो ये सारे निमोनिक्स होते हैं जो कि असेंबली लैंग्वेज में यूज़ किए जाते हैं। असेंबली लैंग्वेज इज़ आल्सो कॉल्ड सिम्बॉलिक लैंग्वेज, इसमें सिंबल्स यूज़ होते हैं, निमोनिक्स यूज़ होते हैं, इस वजह से असेंबली लैंग्वेज को सिम्बॉलिक लैंग्वेज भी कहते हैं। प्रोग्राम्स रिटन इन असेंबली लैंग्वेज आर ईजियर टू राइट एंड मॉडिफाई दैन मशीन लैंग्वेज। अब देखें, ये लैंग्वेज इंसानों से भी दूर है, तो इंसानों के लिए इसको अंडरस्टैंड करना मुश्किल है, और मशीन के लिए इसको अंडरस्टैंड करना थोड़ा सा आसान है। ठीक है, मशीन लैंग्वेज तो डायरेक्टली कंप्यूटर समझ लेता है, लेकिन जो असेंबली लैंग्वेज है इसको भी समझ तो लेता है, लेकिन थोड़ी सी दिक्कत होती है, इसके लिए भी ट्रांसलेटर का यूज़ किया जाता है। ठीक है, और ह्यूमन देखें, यानी कि ये देखें, ये ह्यूमन है, यहाँ से लेके इतनी मशीन लैंग्वेज है, और यहाँ से लेके इतनी दूर हमारे पास असेंबली लैंग्वेज है। तो इस लैंग्वेज को इंसानों के लिए समझना मुश्किल है, इसको समझना थोड़ा सा आसान है। तो लिखा गया है प्रोग्राम्स रिटन इन असेंबली लैंग्वेज, असेंबली लैंग्वेज में लिखे जाने वाले प्रोग्राम्स जो होते हैं ईजियर टू राइट, आसानी से लिखे जाते हैं और आसानी से मॉडिफाई हो सकते हैं मशीन लैंग्वेज की निस्बत। ठीक है, नेक्स्ट लाइन आती है, असेंबली लैंग्वेज इज आल्सो नोन एज सेकंड जनरेशन लैंग्वेज। इस लैंग्वेज को सेकंड जनरेशन लैंग्वेज भी कहा जाता है, क्योंकि जो सेकंड जनरेशन में कंप्यूटर्स यूज़ होते थे वहाँ पर मैक्सिमम टाइम असेंबली लैंग्वेज ही यूज़ होती थी। नेक्स्ट हमारे पास आ गई हाई लेवल लैंग्वेजेस। हाई लेवल लैंग्वेजेस के बारे में आपको आइडिया हो गया कि एक ह्यूमन होता है, एक मशीन होती है। ऐसी लैंग्वेजेस जो कि ह्यूमन के नज़दीक होगी, मशीन से दूर होंगी, उनको हम हाई लेवल लैंग्वेजेस कहेंगे। ये ह्यूमन के नज़दीक है, इनको अंडरस्टैंड करना इजी होगा, इनके प्रोग्राम्स को राइट करना इजी होगा, इनके प्रोग्राम्स को मॉडिफाई करना इजी होगा। ठीक है, लेकिन इन्हीं लैंग्वेज को कंप्यूटर की टर्म में देखें तो कंप्यूटर इन लैंग्वेज को नहीं समझ सकता। अगर हमने कंप्यूटर को ये लैंग्वेजेस समझानी है तो इसके लिए किसी न किसी ट्रांसलेटर को यूज़ करना पड़ेगा। अ टाइप ऑफ लैंग्वेज, लैंग्वेज की वो टाइप डैट इज़ क्लोज टू ह्यूमन, जो कि इंसानों के नज़दीक है, इज़ कॉल्ड हाई लेवल लैंग्वेज, उसको हम हाई लेवल लैंग्वेज कहते हैं। हाई लेवल लैंग्वेज आर इज़ी टू अंडरस्टैंड, इंसान जो है इसको बहुत ईजीली अंडरस्टैंड कर सकता है, क्योंकि ये ह्यूमन के नज़दीक होती है, इंसानों के नज़दीक होती है। इंस्ट्रक्शंस ऑफ दीज लैंग्वेजेस आर रिटन इन इंग्लिश लाइक वर्ड्स सच एज इनपुट एंड प्रिंट। हाई लेवल लैंग्वेज की जो इंस्ट्रक्शंस होती है वो इंग्लिश लाइक वर्ड्स में होती हैं, जैसे इनपुट, इनपुट का मतलब है कि कोई चीज़ कंप्यूटर लेगा, प्रिंट का मतलब है कोई चीज़ प्रिंट करवा दे। ठीक है, ये सादा इंग्लिश लाइक वर्ड्स जो है ये यूज़ होते हैं इन लैंग्वेजेस में। अ प्रोग्राम रिटन इन हाई लेवल लैंग्वेज, हाई लेवल लैंग्वेज में लिखे गए प्रोग्राम को ईजियर टू राइट एंड मॉडिफाई, इसको लिखना भी आसान है और मॉडिफाई करना भी आसान होता है, सारा आपको बता दिया है। हाई लेवल लैंग्वेज जो है इसको तीन कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। कोई भी हाई लेवल लैंग्वेज ले लें जो कि इंसानों के करीब है, मशीन से दूर है, वो या तो प्रोसीजरल लैंग्वेज होगी, या ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होगी, या नॉन प्रोसीजरल होगी। ये सारी चीज़ें क्या हैं नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हमारे पास आती है प्रोसीजरल लैंग्वेज, प्रोसीजरल लैंग्वेजेस। प्रोसीजरल लैंग्वेजेस आर आल्सो नोन एज थर्ड जनरेशन लैंग्वेजेस। थर्ड जनरेशन के जो भी कंप्यूटर्स आए वहाँ पे हमने इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को यूज़ किया। ठीक है, और प्रोसीजरल लैंग्वेजेस हमारे पास थर्ड जनरेशन लैंग्वेजेस हैं। इन दीज लैंग्वेजेस, इन लैंग्वेजेस में प्रोग्राम्स इज़ प्री डिफाइंड सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। प्रोग्राम इज़ अ प्री डिफाइंड सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, प्रोग्राम को पहले ही डिफाइन कर दिया जाता था। ठीक है, प्रोग्राम इज़ ए, प्रोग्राम होता है अ प्री डिफाइंड सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, पहले से डिफाइन की गई सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। कंप्यूटर एग्जीक्यूट दिस इंस्ट्रक्शंस इन द सेम सीक्वेंस इन विच द इंस्ट्रक्शंस आर रिटन। जिस सीक्वेंस में हम इंस्ट्रक्शंस लिखते हैं उसी सीक्वेंस में कंप्यूटर इन इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट करता है, चलाता है।
ठीक है। जिस सीक्वेंस से, जिस तरतीब से हमने कंप्यूटर को गाइड किया, कंप्यूटर ने उसी सीक्वेंस के साथ उनको चलाना है, एग्जीक्यूट करना है। ईच इंस्ट्रक्शन इन दिस लैंग्वेज टेल्स द कंप्यूटर व्हाट टू डू एंड हाउ टू डू। हर इंस्ट्रक्शन जो हम कंप्यूटर को देते हैं इस लैंग्वेज के ज़रिए, वो कंप्यूटर को बताती है कि तुमने क्या करना है और कैसे करना है। ठीक है। प्रोसीजरल लैंग्वेज की इंपॉर्टेंट लाइन है कि ये इसकी इंस्ट्रक्शंस कंप्यूटर को बताती है व्हाट टू डू, कि तुमने क्या करना है, एंड हाउ टू डू, और कैसे करना है। ठीक है। सम इम्पोर्टेंट पॉपुलर प्रोसीजरल लैंग्वेजेस हमारे पास आती है, जिसमें सबसे पहले फॉरट्रान यानी कि फार्मूला ट्रांसलेशन। ठीक है। फॉरट्रान स्टैंड्स फॉर फार्मूला ट्रांसलेशन। इसका मतलब होता है फार्मूला ट्रांसलेशन। नाम से ही ज़ाहिर है कि ये मैथमेटिकली काम सर अंजाम देने के लिए यूज़ होती है। तो यहाँ पे एक छोटी सी लाइन लिखी गई है, इट इज़ मेनली यूज फॉर इंजीनियरिंग एप्लीकेशन एंड साइंटिफिक। ये साइंटिफिक और इंजीनियरिंग एप्लीकेशन, उनके कामों के लिए, प्रोग्राम लिखने के लिए इस्तेमाल की जाती थी। बेसिक, बेसिक लैंग्वेज जो है, नाम से ही ज़ाहिर है कि एक बेसिक होगी, बुनियादी लैंग्वेज, यानी कि बेसिक सी लैंग्वेज है। इस लैंग्वेज को इसलिए बनाया गया था ताकि बच्चे जो हैं, स्टूडेंट्स जो हैं, उनको पता चल सके कि कंप्यूटर से हम कैसे प्रॉब्लम्स सॉल्व करवाते हैं, यानी कि बच्चों को कंप्यूटर के ज़रिए प्रॉब्लम सॉल्व करवाने का पता चल सके, वो भी प्रोग्राम्स लिख सकें। तो बच्चों को, स्टूडेंट्स को जो बेसिक लैंग्वेज सिखाई जाती थी, यानी कि बहुत ही सादा लैंग्वेजेस थी। तो बेसिक स्टैंड फॉर बिगिनर ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन, ये इसका कोड, ये इसका एब्रीवेशन है, एमसीक्यूज में आ जाता होता है। इट वाज क्रिएटेड इन लेट 1960, ये 1960 के अख्ताम पे इसको बनाया गया। इट वाज यूज्ड मेनली बाय स्टूडेंट्स, इसको स्टूडेंट यूज़ करते थे टू यूज़ द कंप्यूटर, कंप्यूटर को यूज़ करते हुए, बाय सॉल्विंग सिंपल प्रॉब्लम, आसान प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। ठीक है। इट इज़ ईजी टू अंडरस्टैंड, ज़ाहिर सी बात है, बच्चों को, छोटे बच्चों को, स्टूडेंट्स को ये सिखाई जा रही है, तो ईजी टू अंडरस्टैंड हो गया ह्यूमन के लिए। इट इज़ वाइडली यूज फॉर एजुकेशन पर्पस, उसको इस लैंग्वेज को ज़्यादातर एजुकेशन पर्पस के लिए यूज़ किया जाता था, इसके लिए बनाया गया। नेक्स्ट हमारे पास आती है कोबोल। कोबोल कहते हैं कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। बिज़नेस से ही हमें पता चल गया कि बिज़नेस एप्लीकेशंस के लिए, बिज़नेस एप्लीकेशन के लिए लिखे जाने वाले प्रोग्राम्स के लिए जो लैंग्वेज यूज़ की जाती है, इसको हम कोबोल कहते हैं। ठीक है। इट इज़ स्पेशली डिज़ाइंड फॉर बिज़नेस एप्लीकेशन, इसको ख़ास तौर पर बिज़नेस एप्लीकेशंस के लिए बनाया गया। वही बात, इट वाज डेवलप्ड इन अर्ली 1960, इस लैंग्वेज को 1960 के शुरू में ही बना दिया गया। ठीक है। द प्रोग्राम रिटन इन कोबोल आर लेंथी, इसके प्रोग्राम्स लेंथी होते हैं लेकिन ईजी टू अंडरस्टैंड होते हैं, ईजी टू राइट होते हैं और ईजी टू मेंटेन होते हैं। इनके प्रोग्राम को लिखना आसान है, रीड करना आसान है और इनको मेंटेन करना आसान है। ठीक हो गया। नेक्स्ट हमारे पास आता है पास्कल। पास्कल एक मैथमेटिशियन का नाम था, इसने ये लैंग्वेज बनाई, तो उसी की हौसलामंदी के लिए या उसको एजाज़ बख्शने के लिए उसके नाम पर ही इस लैंग्वेज का नाम आ गया पास्कल। ठीक है। तो पढ़ते हैं इसकी भी डिटेल। दिस लैंग्वेज इज़ यूज फॉर बोथ साइंटिफिक, ये दोनों साइंटिफिक और बिजनेस दोनों एप्लीकेशंस बनाने के लिए जो लैंग्वेज यूज़ होती थी उसको पास्कल कहते थे। इसमें हम साइंटिफिकली भी काम कर सकते थे और बिजनेस एप्लीकेशन पे भी काम कर सकते थे। इट्स नेम वाज असाइंड इन द ऑनर ऑफ फ्रेंच मैथमेटिशियन पास्कल। पास्कल मैथमेटिशियन था फ्रेंच, फ्रांस का, उसकी इज़्ज़त के लिए, उसकी हौसलामंदी के लिए इस लैंग्वेज का नाम हमने पास्कल रख दिया। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास सी लैंग्वेज आती है। ठीक है। सी लैंग्वेज इज़ अ पॉपुलर हाई लेवल लैंग्वेज, ये लैंग्वेज बड़ी मज़े की है। सी लैंग्वेज जो है ये एक पॉपुलर हाई लेवल लैंग्वेज है, बहुत ज़्यादा मशहूर लैंग्वेज है, जो कि डेनिस रिची ने बनाई एट कहाँ पे, AT&T बेल लैबोरेटरीज इन 1971। 1971 में डेनिस रिची ने AT&T बेल लैबोरेटरीज में इसको डेवलप किया था। इट वाज रिटन एज ए पार्ट ऑफ यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, शुरू में ये यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का ही एक पार्ट थी, पार्ट लिखने के लिए इस्तेमाल की जाती थी। इट इज़ आल्सो नोन एज मिडिल लेवल लैंग्वेज, इसको मिडिल लेवल लैंग्वेज भी कहा जाता है क्योंकि ये दोनों एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर भी लिखती है और सिस्टम सॉफ्टवेयर भी लिखती है। ठीक है। इसमें सहूलत होती है कि हम एप्लीकेशन भी सॉफ्टवेयर भी लिख सकें और सिस्टम सॉफ्टवेयर भी।
एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो कि यूज़र के लिए ज़रूरी होते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर के लिए ज़रूरी होते हैं। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर लिखने के लिए भी हमें थोड़ा सा हार्डवेयर नॉलेज चाहिए होता है, तो यानी कि कंप्यूटर के नज़दीक, तो इस वजह से इसको मिडिल लेवल लैंग्वेज भी कहा जाता है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लैंग्वेजेस हैं और आज के दौर में बहुत ज़्यादा यूज़ की जा रही हैं। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज, इसको हम ऊप भी कहते हैं। ऊप का मतलब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, पी का मानी प्रोग्रामिंग, ठीक है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ऊप इज़ ए टेक्निक। ऊप जो है ये एक टेक्निक होती है जिसमें प्रोग्राम्स को लिखा जाता है ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट की बुनियाद पे, ठीक है। नाम से इज़ाहर है ऑब्जेक्ट। ओरिएंटेड डायरेक्शन को भी कहते हैं, ठीक है ना, ओरिएंटेड डायरेक्शन सिमत। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग ऊप, यानी कि इसमें जो प्रोग्राम्स लिखे जाएंगे वो ऑब्जेक्ट पे बेस करेंगे, ठीक है। एन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या होता है, कलेक्शन ऑफ डाटा एंड फंक्शंस होते हैं। ऐसी कोई भी चीज़ जो डाटा रखती हो, इंफॉर्मेशन रखती हो, कोई काम करती हो, उसको हम ऑब्जेक्ट कहते हैं। एन ऑब्जेक्ट इज़ अ कलेक्शन ऑफ डाटा। ऑब्जेक्ट एक डाटा का कलेक्शन होता है या फंक्शंस का कलेक्शन होता है। ऑब्जेक्ट में रिप्रेजेंट अ पर्सन। ऑब्जेक्ट एक पर्सन भी हो सकता है, एक थिंग भी हो सकती है, एक जगह भी हो सकती है रियल वर्ल्ड में, ठीक है। रियल वर्ल्ड में रहते हुए अगर एक पर्सन है तो वो पर्सन का कोई ना कोई डाटा होगा, उसके कोई ना कोई काम होंगे, फंक्शन होंगे। अगर कोई चीज़ है उसका कोई ना कोई डाटा होगा, उसके कोई ना कोई फंक्शन होंगे। अगर कोई जगह है तो उस जगह का भी कोई ना कोई डाटा होगा, कहाँ है जगह, किस तरह की है, क्या करती है, कैसी मिट्टी, ये सारा कुछ फंक्शंस, ठीक है। इन ओप ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में डाटा एंड ऑल पॉसिबल फंक्शंस ऑन डाटा आर ग्रुप्ड टुगेदर। ये जो भी तमाम फंक्शंस होते हैं और डाटा जो होता है इनको हम ग्रुप में इकट्ठा कर लेते हैं। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम्स आर इजी, इसके प्रोग्राम जो होते हैं वो लर्न करना आसान होते हैं और इनको मॉडिफाई करना भी आसान होता है। सी प्लस प्लस और जावा जो है ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेजेस की एग्जाम्पल है। पॉपुलर जो बहुत ज़्यादा मशहूर ऑब्जेक्ट ओप है ना, वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में सी प्लस प्लस आ जाती है और जावा। नेक्स्ट फीचर्स ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है, इसको हम जल्दी जल्दी पढ़ने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले होता है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट ऊप प्रोवाइड करता है फैसिलिटी ऑफ प्रोग्राम। ऊप जो है ये प्रोवाइड करती है फैसिलिटी कि हम ऑब्जेक्ट के बेसिस पे प्रोग्राम लिख सकें, ठीक है। ऑब्जेक्ट एक ऐसी एंटिटी होती है जो कि डाटा और फंक्शंस रखती है। नेक्स्ट आ जाती है क्लासेस। क्लासेस को डिज़ाइन किया जाता है ऑब्जेक्ट बनाने के लिए, और ऊप जो है यानी कि ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है ये हमें फैसिलिटी देती है क्लासेस को डिज़ाइन करने के लिए, ताकि हम इसमें डिफरेंट किस्म के ऑब्जेक्ट जो है वो बना सकें, ठीक है। प्रॉपर्टीज़ एंड फंक्शंस ऑफ ऑब्जेक्ट्स आर स्पेसिफाइड इन क्लासेस। प्रॉपर्टीज़ और फंक्शंस जो कि ऑब्जेक्ट के होते हैं इनको हम क्लासेस में स्पेसिफाई करते हैं। रियल वर्ल्ड मॉडलिंग की बात करें तो ओप इज़ अ बेसिस ऑन रियल वर्ल्ड मॉडलिंग, एज इन रियल वर्ल्ड थिंग्स हैव प्रॉपर्टीज एंड वर्किंग कैपेबिलिटीज। Similarly objects have data and functions, data represent properly and functions represent working of the object। देखें जी कि रियल वर्ल्ड मॉडलिंग के बारे में आपको बताता हूँ। हमने पढ़ा था कि ये जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है ना, यानी कि ओप, ये ऑब्जेक्ट बेस है। ऑब्जेक्ट क्या होता है, रियल वर्ल्ड में रहते हुए कोई ना कोई पर्सन होगा, कोई ना कोई प्लेस हो सकती है, कोई ना कोई थिंग हो सकती है रियल वर्ल्ड में रहते हुए। तो उस रियल वर्ल्ड में रहते हुए उसने क्या फंक्शंस करने हैं, उसने क्या क्या काम करने हैं, क्या क्या उसका डाटा है, ये सारा रियल वर्ल्ड मॉडलिंग है, ठीक है। सिमिलरली ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट का डाटा भी होता है, फंक्शन भी होते हैं, और ऑब्जेक्ट क्या है, रियल वर्ल्ड में होता है, ठीक है। इसकी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, वर्किंग कैपेसिटीज़ होती हैं, कैपेबिलिटीज़। तो डाटा रिप्रेजेंट प्रॉपर्टीज़ एंड फंक्शन। डाटा जो है वो प्रॉपर्टीज़ और फंक्शन, डाटा प्रॉपर्टीज़ को रिप्रेजेंट करता है और फंक्शन जो है वर्किंग ऑफ ए ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करते हैं। डाटा जो है वो प्रॉपर्टीज़ को ज़ाहिर करता है और फंक्शन जो है वो वर्किंग ऑफ ऑब्जेक्ट को ज़ाहिर करता है। अगर एक पर्सन की बात करें तो पर्सन का डाटा क्या होगा, उसकी खासियत, उसका नाम क्या है, उसके पापा का नाम ये है वो है सब कुछ, और वो पर्सन में काम क्या करता है वो सारा उसके फंक्शन है, ठीक है ना। रीयूजिबिलिटी। रीयूजिबिलिटी में ये है कि ओप जो है वो हमें सहूलत फराहम करता है कि हम डाटा और कोड को दोबारा यूज़ कर सकें। इनहेरिटेंस एक टेक्निक होती है जो कि एक प्रोग्रामर को अलो करती है अपने कोड को यूज़ कर सके एक न्यू प्रोग्राम के लिए। मैंने एक ऑब्जेक्ट ट्री लिया,
यानी कि दरख्त एक ऑब्जेक्ट था तो उसके रिलेटेड कोई डाटा फंक्शंस वगैरह सारे मैंने एक कोड लिखा हुआ है। अब जहाँ कहीं भी इस ऑब्जेक्ट की मुझे ज़रूरत पड़ेगी तो मैं इसका कोड यहाँ से उठा के आगे कहीं भी यूज़ कर सकता हूँ। ठीक है, नेक्स्ट आ गया इंफॉर्मेशन हाइडिंग, इंफॉर्मेशन को हाइड करना, छुपा लेना। ऊप अलोज द प्रोग्रामर, ऊप जो है वो प्रोग्रामर को अलो करता है, इजाज़त देता है कि अपनी इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन और डाटा को यूज़र से छुपा सके, हाइड कर सके। इट इज़ परफॉर्म्ड बाय इनकैप्सुलेशन, इसको इनकैप्सुलेशन कहते हैं। और जिस तरह एक कैप्सूल के एग्जांपल लें तो कैप्सूल के अंदर जो मेडिसिन या दवाई होती है उसको छुपा लिया जाता है, इनकैप्सूल कर लिया जाता है। इसी तरह प्रोग्रामर को अलो करती है ये लैंग्वेज के वो यूज़र से इम्पोर्टेंट डाटा छुपा ले। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म इज़ एन एबिलिटी, ये एक सलाहियत होती है एक ऑब्जेक्ट की टू बिहेव एन मल्टीपल वेज, कि एक ही चीज़ जो है वो कितने तरीक़ों से बिहेव कर सकती है। एक ऑब्जेक्ट की इस प्रॉपर्टी को हम पॉलीमॉर्फिज्म कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ गया प्रोसीजरल लैंग्वेजेस। तो ये प्रोसीजरल लैंग्वेजेस नहीं है, यहाँ पे आप इसको रेज करके कर लें सम इम्पोर्टेंट ऊप, ठीक है ना, सम इम्पोर्टेंट, यहाँ पे आप इसको रेज करके यहाँ पे लिख दें ऊप। ठीक है, यानी कि जो हमने पढ़ा था ना, आपको दिखाता हूँ, एक मिनट। यहाँ पे हमने पढ़ा था C++ एंड जावा आर पॉपुलर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज। ठीक है, अब हम उसी को डिस्कस करेंगे, C++ एंड जावा। तो C++ सबसे पहले आती है। C++ एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है। इट वाज डेवलप्ड इन 1980, ये 1918 में डेवलप की गई बेल लैबोरेटरीज़ में। ठीक है, जिस तरह C लैंग्वेज को डेनिस रिची ने किया था वो भी बेल लैबोरेटरीज़ में थी, ये C++ लैंग्वेज भी बेल लैबोरेटरीज़ में है। इट इज़ एन इम्प्रूव्ड वर्जन ऑफ C लैंग्वेज, ये C लैंग्वेज का एक इम्प्रूव्ड वर्जन है, उसमें थोड़ी सी चेंजिंग करके इसको बनाया गया। इट प्रोवाइड द फैसिलिटी, ये हमें फैसिलिटी देती है वर्क काम करने की विद ऑब्जेक्ट के साथ और क्लासेस के साथ। ठीक है, क्योंकि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है तो ज़ाहिर सी बात है ऑब्जेक्ट और क्लासेस तो लाजमी आएंगे। इट इज़ वेरी पावरफुल लैंग्वेज, ये बहुत ज़्यादा पावरफुल लैंग्वेज है। एंड इज़ यूज टू डेवलप अ वैरायटी ऑफ प्रोग्राम्स, और बहुत से प्रोग्राम्स लिखने के लिए यूज़ की जाती है। सी लैंग्वेज वही इतने ज़्यादा प्रोग्राम लिखती थी, एप्लीकेशन प्रोग्राम्स लिखे जाते थे, सिस्टम सॉफ्टवेयर लिखे जाते थे, लेकिन ये तो फिर उसका इम्प्रूव्ड वर्जन है, तो इसमें तो और ज़्यादा वैरायटी ऑफ प्रोग्राम्स लिखे जाते हैं। दूसरी लैंग्वेज आ जाती है जावा। जावा इज़ हाई लेवल लैंग्वेज, ये एक हाई लेवल लैंग्वेज है, ये एक ऊप भी है, यानी कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग भी है। इट वाज डिज़ाइंड बाय सन माइक्रो सिस्टम, यहाँ पर डिज़ाइन किया गया, इसे डिज़ाइन किया गया बाय सन माइक्रो सिस्टम्स के ज़रिए। इट वाज प्रीमियरली डेवलप्ड टू कंट्रोल द माइक्रो प्रोसेसर्स, ये शुरू में बनाई गई थी माइक्रो प्रोसेसर्स को कंट्रोल करने के लिए, और वो माइक्रो प्रोसेसर वीसीआर में भी यूज़ होते थे। वीसीआर का तो सभी को पता होगा, जब टीवी नहीं थे तो वीसीआर का ज़माना था। ठीक है, ट्विस्टर किसे कहते हैं, वो ब्रेड वाली मशीन होती है, बटन बिली चूहा में देखी होगी, टॉम एंड जेरी में वो होती है कि नीचे को बटन दबाएं तो ब्रेड बाहर आ जाए, वो वाली। केबल रिसीवर्स, इनके प्रोसेसर को कंट्रोल करने के लिए इसको पहले बनाया गया था। इट प्रोवाइड पावरफुल कैपेबिलिटीज़ ऑफ नेटवर्क प्रोग्रामिंग, आजकल ये नेटवर्किंग प्रोग्रामिंग में बहुत ज़्यादा यूज़ हो रही है, इंटरनेट एप्लीकेशन में यूज़ होती है, और ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस GUI में। ठीक है, जब ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ेंगे तो आपको ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस का पता चलेगा। नॉन प्रोसीजरल लैंग्वेज, ठीक है, हाई लेवल लैंग्वेज तीन तरह की होती है, तीसरी किस्म रह गई हमारे पास नॉन प्रोसीजरल लैंग्वेज। प्रोसीजरल लैंग्वेज की इंस्ट्रक्शंस ऐसी इंस्ट्रक्शंस होती थी जिसमें हम कंप्यूटर को बताते थे व्हाट टू डू एंड हाउ टू डू, कि तुमने क्या करना है और कैसे करना है। अब बात आई नॉन प्रोसीजरल लैंग्वेज की, तो इसमें हम कंप्यूटर को सिर्फ ये बताते हैं कि तुमने क्या करना है, ये नहीं बताते कि कैसे करना है। तो नॉन प्रोसीजरल लैंग्वेज आर आल्सो नोन एज फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज, इसको फोर्थ जनरेशन लैंग्वेजेस भी कहते हैं, क्योंकि आजकल कंप्यूटर में ज़्यादातर नॉन प्रोसीजरल लैंग्वेजेस यूज़ होती हैं। इन नॉन प्रोसीजरल लैंग्वेजेस होती हैं, ये यूज़र ओनली नीड टू टेल द कंप्यूटर, यूज़र कंप्यूटर को सिर्फ ये बताता है कि तुमने क्या करना है, ये नहीं बताता कि तुमने कैसे करना है। ठीक है, टेल द कंप्यूटर, कंप्यूटर को बताता है व्हाट टू डू, कि तुमने क्या करना है, नॉट नहीं बताता हाउ टू डू, कैसे करना है। एन इम्पोर्टेंट एडवांटेजेस ऑफ नॉन प्रोसीजरल लैंग्वेज का जो इम्पोर्टेंट एडवांटेजेस, इम्पोर्टेंट फ़ायदा है, इज़ डैट दे कैन बी यूज बाय, जो नॉन टेक्निकल यूज़र हो
वो भी इसके ज़रिए स्पेसिफिक टास्क करा सकता है। ठीक है, यानी कि मुझे कंप्यूटर इतना ज़्यादा नहीं चलाना आता, तो मैं इस लैंग्वेज को यूज़ कर सकता हूँ, क्योंकि मैंने कंप्यूटर को यही बताना है कि तुमने क्या करना है, ये नहीं बताना कि कैसे करना है। दिस लैंग्वेजेस एक्सेलरेट प्रोग्राम्स प्रोसेस एंड रिड्यूस कोडिंग एरर। ये जो है प्रोग्राम प्रोसेस को एक्सेलरेट करता है, चलाता है और कम करता है कोडिंग एरर को। 4GL फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज जो है वो नॉर्मली डेटाबेस एप्लीकेशन और रिपोर्ट जनरेशन है। यहाँ पे डेटाबेस एप्लीकेशन यानी कि डाटा को इकट्ठा करने वाली एप्लीकेशन के तौर पे, और रिपोर्ट जनरेशन में इस लैंग्वेजेस का यूज़ होता है, नॉन प्रोसीजरल लैंग्वेज। तो सबसे पहले हमारे पास आ जाती है एसक्यूएल। एसक्यूएल डेटाबेस के लिए यूज़ की जाने वाली एक लैंग्वेज होती है जिसको स्ट्रक्चर्ड क्यूरी लैंग्वेज कहा जाता है। एसक्यूएल स्टैंड फॉर स्ट्रक्चर्ड क्यूरी लैंग्वेज। इट इज़ द मोस्ट पॉपुलर डेटाबेस क्यूरी लैंग्वेज। ये डेटाबेस क्यूरी लैंग्वेज है और बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। इसको आईबीएम ने बनाया। आईबीएम आप पढ़ के आए थे, कहाँ पे पढ़ा था आपने, हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर में। ठीक है, तो पंच रिकॉर्ड बनाए गए, तो उस वक्त एक कंपनी बनी जिसे आईबीएम का नाम दिया गया, आईबीएम कंप्यूटर आए, ये सारा। ठीक है, तो एसक्यूएल को भी आईबीएम ने ही बनाया। इट इज़ अ नेशनल स्टैंडर्ड बाय, और इस लैंग्वेज को स्टैंडर्ड मिल गया कि वाकई ये एक मेयार कायम कर दिया गया, और ये आनसाई ने मेयार कायम किया। आनसाई क्या है? आनसी एक अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट है जो कि स्टैंडर्ड देती है लैंग्वेजेस को, चीज़ों को। ठीक है, लैंग्वेजेस को। एसक्यूएल वर्क करती है विद डेटाबेस के साथ प्रोग्राम्स लाइक। एसक्यूएल जो है वो डेटाबेस प्रोग्राम के साथ वर्क करती है जिसमें एमएस एक्सेस आ जाता है, DB2 आ जाता है, इन्फॉर्मिक्स आ जाता है, एमएस एसक्यूएल सर्वर आ जाता है, ओरेकल आ जाती है, और साइबेस। आरपीजी रिपोर्ट जनरेटर, रिपोर्ट प्रोग्राम जनरेटर। ठीक है, इसको 1916 में बनाया गया बाय आईबीएम के थ्रू। इट इज़ यूज टू जनरेट बिजनेस रिपोर्ट। ये बिजनेस रिपोर्ट्स जनरेट करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। ये एक नॉन प्रोसीजरल लैंग्वेज है। इसको आईबीएम के कंप्यूटर और मिड रेंज कंप्यूटर में यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो बस आज का हमारा यही लेक्चर था, हाई लेवल लैंग्वेज और लो लेवल लैंग्वेज। थैंक्स फॉर वाचिंग, और हमेशा खुश रहिए। ये